हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2016 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले एनाटॉमी के अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी यानी कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जेएनएम का सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उसका वीडियोज अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिव द मीनिंग में पहला क्वेश्चन पूछा गया है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मीनिंग आप लोगों को लिखना है। फ्लेक्शन रेफर्स टू ए मूवमेंट दैट डिक्रीजेज द एंगल बिटवीन टू बॉडी पार्ट्स, यानी कि फ्लेक्शन क्या करता है, दो बॉडी पार्ट्स के बीच का जो एंगल होता है उसे डिक्रीज करता है, कम कर देता है। तो फ्लेक्शन आप कैसे होता है मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा जो हाथ है, जो एल्बो है, एल्बो का एंगल को हम क्लोज कर दिए अभी, यानी कि एल्बो जॉइंट को जब क्लोज करते हैं तो दोनों का जो एंगल है, यानी कि यहाँ पे जो देख रहे हैं फॉर आर्म और यहाँ पे जो देख रहे हैं आप लोग आर्म, तो फॉर आर्म और आर्म का जो एंगल है ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे हम लोग इसे एक्सटेंड करेंगे तो जो फॉर आर्म और आर्म के बीच का एंगल है वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को ही आपका फ्लेक्शन कहा जाता है। जब हम लोग अपने एल्बो जॉइंट को क्लोज करते हैं तो उस कंडीशन को फ्लेक्शन कहते हैं। फिर से जब एल्बो जॉइंट को ओपन करते हैं तो उस कंडीशन को आपका एक्सटेंशन कहा जाता है। इस तरह से एनाटॉमिकली इस तरह की कंडीशन को ही आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कहा जाता है। सेम इस तरह के कई और आप लोगों को टर्मिनोलॉजी मिलेगा, जैसे एडक्शन, एबडक्शन। तो एडक्शन का मतलब भी वही होगा, मिड लाइन के नज़दीक में जब कोई भी बॉडी का पार्ट्स आएगा तो उसे एडक्शन कहेंगे, और मिड लाइन से जब दूर जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एबडक्शन कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है फ्लेक्शन एट द एल्बो डिक्रीज द एंगल बिटवीन द अल्ना एंड द ह्यूमरस। यहाँ पे अल्ना और ह्यूमरस इसलिए बताया गया है क्योंकि जो आपका आर्म जो होता है, आर्म में जो बोन होता है यानी कि हड्डी होता है उसे ह्यूमरस कहा जाता है, और जो फॉर आर्म होता है वहाँ पे जो हड्डी पाया जाता है उसे अल्ना और रेडियस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है इंजाइम। तो इंजाइम का मीनिंग आप लोगों को लिखना है। इंजाइम्स आर प्रोटीन दैट हेल्प स्पीड अप मेटाबॉलिज्म और द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडीज़, यानी कि जो आपका इंजाइम होता है वो क्या होता है, प्रोटीन से बना होता है। ये जो प्रोटीन होता है इसका काम क्या होता है, तो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर जो रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, उसको स्पीड अप करना, यानी कि उसको बढ़ा देना। जैसे आप लोग जानते हैं कि डाइजेशन, यानी कि हम लोग खाना को खाते हैं, खाना खाते हैं तो वो जो खाना होता है उसका पार्टिकल्स क्या होता है, बड़ा होता है, कम्प्लेक्स पार्टिकल्स को हम लोग खाते हैं और उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग फिजिकली, कहाँ पे, माउथ में चिबाकर उसे फिजिकली छोटा छोटे टुकड़ा में बांट देते हैं। लेकिन उसके बाद जो केमिकली डाइजेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, आपका एंजाइम्स के थ्रू होता है, और उस प्रोसेस को आपका मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ओरिफिस। ओरिफिस का मीनिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। एन ओपनिंग और होल स्पेशली इन द बॉडी इज कॉल्ड ओरिफिस, यानी कि बॉडी में जो भी ओपनिंग होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नोस्ट्रिल्स, इस तरह का जो भी ओपनिंग बॉडी में प्रेजेंट होता है उसे ओरिफिस के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट का मीनिंग आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है। द क्वांटिटी ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इन ए मिनट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट, यानी कि नॉर्मल जो कार्डियक आउटपुट होता है वो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। 5040 ml होता है, जिसे आप लोग अगर लीटर में मापेंगे तो 5.04 लीटर होगा। ये होता है पर मिनट में कार्डियक का आउटपुट। अब आउटपुट का मतलब यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि क्वांटिटी ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द कार्डियक, यानी कि पम्प्ड बाय द हार्ट इन ए मिनट, यानी कि आपका हार्ट एक मिनट में कितने ब्लड को पंप करता है, वो ब्लड का जो अमाउंट होता है एक मिनट में पंप किया हुआ, उसी अमाउंट को कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। कार्डियक आउटपुट को निकालने के लिए आप लोगों को दो चीज़ याद रखना है। पहला है कार्डियक का, यानी कि हार्ट का नॉर्मल रेट, यानी कि जिसे आप लोग एवरेज के नाम से जानते हैं, 72 होता है, इनटू आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब हुआ आपका हार्ट एक बार में जितने ब्लड को पंप करता है एक कंट्रैक्शन में, उसे आपका कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, जो होता है आपका 70 ml, यानी कि 72 इंटू 70 आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा 5040 ml, जिसे आप लीटर में करोगे तो 5.04 लीटर आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है स्पेस बिटवीन द
2 lungs in the thoracic cavity is known as। तो इसका मतलब होता है मीडिया स्टीनम, यानी कि 2 लंग्स जो होता है थोरासिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है जहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट है, उस स्पेस को मीडिया स्टीनम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है सुप्रारीनल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज। सुप्रारीनल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? तो उसे आपका एड्रिनल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था डिटेल्स में कि सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड को। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा है इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय स्पेस सेल ऑफ द पैनक्रियाज। तो यहाँ पे आपको इंसुलिन सेक्रेट करने वाले सेल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है द आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो सेल्स पाए जाते हैं पैनक्रियाज में वही सेल क्या करता है, इंसुलिन को सिक्रेट करता है। लेकिन इसमें भी 3 प्रकार का सेल होता है। तो इसमें से कौन सा सेल एक्चुअल में इंसुलिन को सिक्रेट करता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखें। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है स्पेस इज द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द बोन, यानी कि हड्डियों को कवर करने वाला एक मेम्ब्रेन होता है जो हड्डियों से चिपका हुआ रहता है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम जो होता है वो आपका हड्डियों के चारों ओर चिपका हुआ एक लेयर होता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन, रॉड्स एंड कोन्स आर फोटो रिसेप्टर्स ऑफ द आई, यानी कि रॉड सेल होता है और कोन सेल होता है। आपका आई यानी कि आँखों में 2 तरह का स्पेशली सेल पाया जाता है जो फोटो रिसेप्टर्स होता है, यानी कि आप जो भी चीज़ आपके आँखों के सामने देख रहे हो उसका इमेज कहाँ पे जाता है? तो पहला उसका इमेज आपका कहाँ बनता है, जाके कॉर्निया में। तो कॉर्निया कहाँ प्रेजेंट होता है? जो कॉर्निया प्रेजेंट होता है वहाँ पे आपका 2 तरह का सेल मिलता है, उसे रॉड और कोन सेल कहा जाता है। जो रॉड सेल होता है वो आपका जो भी विजन यानी कि जो भी चीज़ आप लोग देखते हैं उसे ब्लैक एंड वाइट दिखाता है, और जो कोन सेल होता है वो कलरफुल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब रॉड सेल से कौन सा पिगमेंट होता है, यानी कि रॉड सेल में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, कौन सेल में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से आप कलरफुल देख पाते हो दिन में यानी कि ब्राइट लाइट में, और रात यानी कि डिम लाइट में ब्लैक एंड वाइट देख पाते हो। इसके बारे में डिटेल्स जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना होगा आई पे, जिसे आप लोग डिटेल्स में जान सकते हो। तो इसका आंसर आप लोगों को क्या लिखना है? ट्रू, क्योंकि रॉड सेल और कोन सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है फोटो रिसेप्टर के लिए, या फोटो रिसेप्टर होता है रॉड एंड कोन सेल। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है न्यूक्लियस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये 100% क्या होगा आपका? फॉल्स होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो पावर हाउस नहीं होता है। जो सेल होता है, सेल का पावर हाउस होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है डर्मा इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। तो यहाँ पे डर्मा पूछा गया। अगर आप लोगों को पूछ लेता कि डर्मिस या एपिडर्मिस इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन तो आपको ट्रू लिखना था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डर्मा पूछा है इसलिए आप लोगों को फॉल्स लिखना होगा। यहाँ पे अगर एपिडर्मिस होता तो ट्रू लिख सकते थे, या फिर यहाँ पे अगर आपका डर्मिस होता तो भी आपको फॉल्स लिखना होता, क्योंकि सबसे ऊपरी वाला जो लेयर होता है स्किन का उसे एपिडर्मिस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द मूवेबल बोन इन द स्कल इज। आप लोग जानते हैं कि स्कल में टोटल 22 हड्डियाँ पाए जाते हैं, उसमें से एक ही हड्डी ऐसा होता है जो मूव करता है, यानी कि हम लोग जब बात करते हैं, खाना खाते हैं या माउथ का कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हड्डी मूव करता है। उस हड्डी का नाम क्या है? तो उस हड्डी का नाम है आपका मैंडिबल बोन। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है मैंडिबल बोन, फिर दिया हुआ है मैक्सिला, उसके बाद बोमर। तो मैंडिबल बोन हो जाएगा इसका आंसर। चिन जिस एरिया में प्रेजेंट है वहाँ पे जो हड्डी दिख रहा है आप लोगों को, इसी हड्डी को आपका मैंडिबल बोन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो मैक्सिला बताया गया 2 नंबर में, मैक्सिला कौन सा है? तो ऊपरी यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपर जॉ, यानी कि जो मैंडिबल होता है उसे लोअर जॉ के नाम से भी जानते हैं, और जो मैक्सिला होता है उसे हम लोग अपर जॉ कहते हैं। जहाँ पे मोस्टेक आता है मेल में उसे मैक्सिला कहा जाता है। और बोमर,
अब बोमर कहाँ पर प्रेजेंट है, तो बोमर आपका जो नोज होता है, नोज का मिडिल में क्या होता है, नाक के दो जो छिद्र है उसे डिवाइड करने वाला मिडिल में एक पर्दा जैसा स्ट्रक्चर है, उसे सेप्टम कहा जाता है और उसी सेप्टम में प्रेजेंट होता है आपका बोमर हड्डी। इस प्रकार से आप लोगों को तीनों हड्डी के बारे में और लोकेशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे पूछा गया है टेम्पररी टीथ बिगिन टू इरप्ट एट द एज ऑफ, यानी कि जो टेम्पररी टीथ बच्चे में आता है जिसे मिल्क टीथ के नाम से भी जाना जाता है, वो किस एज में आता है। ऑप्शन में दिया हुआ है 1 ईयर यानी कि 1 साल में, या फिर 1.5 साल में, या फिर 6 मंथ के उम्र में आता है। तो आंसर में आप लोगों को लिखना है 6 मंथ। जब बच्चे का एज 6 मंथ होता है तभी ये टेम्पोररी टीथ आना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, तो ऑप्शन में आप लोगों को दिखाया गया है मिड ब्रेन, सेरेब्रम और सेरेबेलम। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या होता है, आपका सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है द फर्स्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन इज, यानी कि सेल डिवीजन का कई फेज होता है, उसमें से पहला फेज कौन सा है। ऑप्शन में है एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। और सेल डिवीजन में टोटल 4 फेज होता है, एक और फेज होगा जिसे टेलीफेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में आप लोगों को 3 ही दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया 2015 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2015 के एनुअल में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे।